सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज का ये वीडियो भारतीय संस्कृति की वर्ण व्यवस्था के संबंध में है। भारतीय संस्कृति देखिए एक प्राचीन और समृद्ध संस्कृति रही है जिसे विश्व की आद्या संस्कृति कहा जाता है। भारत को प्राचीन काल से ही जगत गुरु की उपाधि प्राप्त थी। तो भारतीय संस्कृति की अपनी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें धर्म की प्रधानता थी, यहाँ पर धार्मिक सहिष्णुता दिखाई देती है। यज्ञों की प्रधानता थी, यज्ञ पर बल दिया जाता था। आध्यात्म का प्राधान्य था। समन्वयवादिता की दृष्टि यहाँ पर दिखाई देती है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना भारतीय संस्कृति में दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त त्याग, तपस्या, तपोवन, कर्मवाद, पुनर्जन्म, पुरुषार्थ, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पंच महायज्ञ इत्यादि बहुत सारी विशेषताएं भारतीय संस्कृति में सम्मिलित हैं, भारतीय समाज में सम्मिलित हैं, जो यद्यपि वर्तमान काल में धीरे धीरे कहीं खोती जा रही हैं या फिर यूं कहिए लोग उनको भुलाते जा रहे हैं। पाश्चात्यवादिता लोगों पर इतनी चढ़ी है कि लोग अपनी संस्कृति को भुलाकर पाश्चात्यकरण में जा रहे हैं। और अगर आप विस्तृत दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो जो धारणाएं हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सही हैं, वैज्ञानिक हैं, तर्कपूर्ण हैं। तो पाश्चात्य के जो लोग हैं वो वापस लौटकर भारतीय संस्कृति की धारणाओं में आ रहे हैं। जैसे योग आजकल इतना प्रचलित हो गया है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीजें हैं जो पाश्चात्य लोग अब अपनी उस अंधदौड़ से थक गए हैं और वो भारतीय संस्कृति की अच्छी विशेषताओं को ग्रहण करना चाहते हैं। तो भारतीय संस्कृति की जो समृद्ध परंपरा है उसमें कुछ व्यवस्थाएं निर्धारित थी कि इस प्रकार से समाज में ये प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी। तो उनमें से इस वीडियो में हम वर्ण व्यवस्था के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रारंभ में जो वर्ण व्यवस्था थी, भारतीय समाज में 4 वर्ण थे। इस बात से आप भली भांति परिचित होंगे। लोगों की दक्षता और कार्य के अनुसार उनको 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। और प्रारंभ में ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म पर आश्रित थी। लोग परस्पर एक दूसरे पर आश्रित थे। ये समाज का इस तरह से सामाजिक ढांचा बनाया गया था कि 4 वर्ग निर्धारित कर दिए गए थे। इस प्रकार का वर्ण ये कार्य करेगा, ये वर्ण ये कार्य करेगा। तो वो परस्पर आश्रित थे और वो सभी मिलकर समाज को चलाते थे। तो उस वक्त इस प्रकार की कोई धारणा नहीं थी कि ये वर्ण ऊंचा है, ये वर्ण नीचा है। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में ये जो वर्ण व्यवस्था है ये जन्म के आधार पर दृढ़ होती गई और वर्तमान में ये जो जाति व्यवस्था का रूप है ये इसी का विकृत रूप हमारे सामने आता है। तो 4 वर्णों के विषय में आप जानते होंगे। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए इस टॉपिक से जो परीक्षा में प्रश्न आता है वो 2-3 तरीके के प्रश्न आते हैं। ऐसा आपसे नहीं पूछेंगे कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कितने वर्ण हैं भारतीय संस्कृति में, क्योंकि ये बहुत ही साधारण और सामान्य प्रश्न है। या तो प्रश्न आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि ब्राह्मणों के कार्य क्या हैं, इनके कर्मों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्षत्रियों के क्या कार्य निर्धारित हैं, वैश्यों के क्या हैं, शूद्रों के क्या हैं। या फिर इनके गुणों के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है। गुणों के आधार पर इन 4 वर्णों का वर्गीकरण किया जाता है और गुण के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से सत्वगुण प्रधान कौन है, रजोगुण प्रधान कौन है। गुणों का क्रम से संबंधित प्रश्न 2nd ग्रेड में पूछा गया है कई बार। इसके अतिरिक्त पुरुष सूक्त में जो वर्णों की व्यवस्था की एक क्रम बताया गया है कि कहाँ से इन वर्णों की उत्पत्ति हुई है, तो उनकी उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत है उसके विषय में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से मुख्यतः 3 प्रकार के प्रश्न कर्मों के संबंध में, इनकी उत्पत्ति के संबंध में और गुणों के आधार पर इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इन विषयों पर स्पेशली अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। तो वर्णों की उत्पत्ति के विषय में मुख्यतः 5 सिद्धांत प्रचलित हैं। 5 प्रकार के सिद्धांत देखने को आते हैं। पहला जो सिद्धांत है जो ऋग्वेद में प्राप्त होता है, पुरुष के विभिन्न अंगों से वर्णों की उत्पत्ति। दूसरा है गुण के आधार पर वर्णों की उत्पत्ति। तीसरा है कर्म के या आवश्यकता के आधार पर गुणों की उत्पत्ति। चौथा है वर्ण या रंग, उनके आधार पर गुणों की उत्पत्ति। और अंतिम है व्यावसायिक उत्पत्ति का सिद्धांत कि किस प्रकार व्यवसाय
चलाने वाले लोग किस प्रकार के वर्णों में विभाजित हो गए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पुरुष से वर्णों की उत्पत्ति के संबंध में। तो सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख या वर्णों का नामशः उल्लेख पुरुष सूक्त में प्राप्त होता है, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। इसमें स्पष्टतः कहा गया है, ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीद बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत, कि इस पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, इसकी भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, इसकी जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई और इसके पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो इस श्लोक को आप अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। पुरुष सूक्त भी 2nd ग्रेड के सिलेबस में है, तो उस दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। उस संबंध में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ पर वर्णों की उत्पत्ति के संबंध में भी इसमें से प्रश्न आता है। तो इसको आप वेरी 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 मोस्ट मानकर याद कर लीजिए। दूसरा जो वर्णों की उत्पत्ति के विषय में सिद्धांत है वो है गुण के आधार पर। तो गुण 3 है संसार में, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। तो जैसा कि सांख्य दर्शन का सिद्धांत है, सांख्य दर्शन अगर आपने पढ़ा है तो आप गुणों के संबंध में जानते होंगे। सांख्य दर्शन से संबंधित वीडियो चैनल पर भी हैं, विस्तृत रूप से हमने सांख्य दर्शन का अध्ययन किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। अगर आप सांख्य दर्शन पढ़ना चाहते हैं तो सांख्य दर्शन नामक प्लेलिस्ट से आप सारा गुणों का सिद्धांत और बहुत सारे सिद्धांत पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं, गुण 3 प्रकार के हैं, सत्व, रज और तम। तो उन गुणों के आधार पर किस प्रकार से वर्णों की उत्पत्ति हुई है। तो ब्राह्मण जो वर्ण है वो सत्वगुण प्रधान होता है। अब देखिए, इन गुणों का कुछ स्वभाव भी है, इन गुणों की कुछ अपनी विशेषता भी है, और ये तीनों गुण मिलकर ही इस प्रकृति का, जगत का निर्माण करते हैं, ऐसा सांख्य का सिद्धांत है। तो उसके आधार पर ब्राह्मण को सत्वगुण प्रधान बताया गया है। और सत्वगुण जो है उसकी विशेषता होती है कि वो निर्मल होता है, प्रकाशक होता है। तो इसी आधार पर जो ब्राह्मण है वो निर्मल, प्रकाशक और राग रहित कर्म करते हैं, क्योंकि उनमें सत्वगुण की प्रधानता है। दूसरे हैं क्षत्रिय, जिनमें रजोगुण की प्रधानता होती है, और रजोगुण की प्रधानता के कारण ये चंचल और इच्छा युक्त कर्म करते हैं। तीसरे हैं वैश्य। वैश्य में रजोगुण और तमोगुण दोनों की प्रधानता होती है। तो रजोगुण का जो कार्य होता है वो होता है चंचलता लाना, इच्छाएं उत्पन्न करना, और तमोगुण अज्ञान या भ्रम को, मोह को उत्पन्न करता है। तो वैश्य इन गुणों की प्रधानता के कारण अज्ञान और भ्रम युक्त कर्म करते हैं। और चौथे और अंतिम वर्ण है शूद्र। ये तमोगुण प्रधान होता है, और तमोगुण प्रधान होने के कारण अज्ञान, भ्रम और आलस्य से पूर्ण कर्म इनके द्वारा किए जाते हैं। तीसरा वर्णों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है वर्ण अथवा रंग के आधार पर। तो कुछ रंगों के आधार पर भी इनका बताया गया है कि ब्राह्मण का कौन सा रंग होता है, वर्ण होता है, क्षत्रिय का कौन सा है। इस संबंध में भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इन्हें भी आप याद कर लीजिए अच्छे से। ब्राह्मण का जो वर्ण होता है वो होता है सित वर्ण, श्वेत वर्ण। श्वेत वर्ण किस प्रकार का होता है, शांति का प्रतीक होता है, तो उसके आधार पर ही ब्राह्मण वर्ण की विशेषताएं होती हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय है, क्षत्रिय का वर्ण होता है लोहित वर्ण या रक्त वर्ण, लाल रंग। तो लाल रंग अपने आप में गुस्से का, क्रोध का प्रतीक होता है, तेजस्विता का प्रतीक होता है। तो इसी प्रकार का क्षत्रिय का स्वभाव होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि लाल रंग से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, और रंगों के स्वभाव के आधार पर ही फिर इन वर्णों का भी स्वभाव निर्धारित है। तीसरे जो वैश्य हैं उनकी उत्पत्ति पीत वर्ण से मानी जाती है, और चौथे जो शूद्र हैं उनकी उत्पत्ति मानी जाती है आसित वर्ण से। चौथा इनकी उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है आवश्यकता अनुसार या कर्मानुसार सिद्धांत। इसके अनुसार प्रारंभ में सभी जो व्यक्ति थे वो ब्राह्मण थे, लेकिन कालांतर में, बाद में आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे ये अन्य वर्णों में परिवर्तित होते गए। तो इस विषय में महाभारत में लिखा गया है, इत्येते कर्मभिर्व्यस्ता द्विजा वर्णांतरम गतः, कि ये कर्म के द्वारा बाद में व्यस्त हो गए, पृथक पृथक हो गए, और जो द्विज थे वो ही वर्णांतरम गता, अन्य वर्णों में विभाजित हो गए। इस सिद्धांत के अनुसार वर्णों का स्थानांतरण भी संभव था।
चूंकि इसमें कर्म के अनुसार वर्णों का निर्धारण किया जाता था, तो अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है तो अगर वो क्षत्रिय के कर्म करता है तो वो क्षत्रिय हो जाता था। जैसे कि ब्राह्मण इंद्र कर्मानुसार क्षत्रिय हो गया। तो इसमें कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था पर बल दिया गया। और वर्ण व्यवस्था से संबंधित पांचवा सिद्धांत है व्यावसायिक उत्पत्ति का सिद्धांत। इसके अनुसार जिस भी तत्व की प्रधानता के आधार पर व्यवसाय व्यक्तियों के द्वारा किया गया, उसी के आधार पर फिर वर्ण व्यवस्था निर्धारित हो गई। जो बुद्धि के आधार पर व्यवसाय को चलाने वाले थे वो ब्राह्मण कहलाए, जो बाहुबल के आधार पर अपना व्यवसाय चलाते थे वो क्षत्रिय कहलाए, जो व्यापार कार्य में संलग्न थे वो वैश्य कहलाए, और जो इन तीनों वर्णों की सेवा शुश्रूषा का कार्य करते थे वो क्षत्रिय कहलाए। तो इसमें भी वर्णों में परिवर्तन संभव था। क्षमता के आधार पर अगर किसी की बुद्धि अधिक बलवान हो गई है तो वो बाहुबल को छोड़कर बुद्धि पे आधारित वर्ण व्यवस्था को अपना सकता था। तो इसमें भी वर्णों में परिवर्तन संभव था। तो वर्ण व्यवस्था जो थी वस्तुतः वो कर्मों पर आधारित थी, और कर्म पर आधारित होने के कारण इनमें परिवर्तन आपस में संभव था। लेकिन धीरे धीरे ये जन्म पर आधारित हो गई, और जिस प्रकार से अब जाति व्यवस्था दिखाई देती है तो इस जाति में परिवर्तन करना कठिन है, वर्णों में परिवर्तन करना सरल था। जैसे वर्ण 4 ही हैं लेकिन जातियां अनेक होती हैं। इन चारों वर्णों में पारस्परिक विवाह होता था, खानपान था, लेकिन जातियों में पारस्परिक विवाह देखने को नहीं मिलते। यद्यपि अब समय बदल रहा है, लेकिन अगर हम सामान्य बात करें तो देखते हैं कि जातियों में पारस्परिक विवाह होना थोड़ा कठिन होता है। और इसके अतिरिक्त जो इनमें मुख्य भेद है वर्ण और जाति में, वो ये है कि वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी और जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित है। जिसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया वो जाति से ब्राह्मण होगा, जिसने शूद्र के घर जन्म लिया वो जाति से शूद्र होगा। अब एक एक करके इनकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं जिनके संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्राह्मण वर्ण के संबंध में। चारों वर्णों में श्रेष्ठ वर्ण ब्राह्मण वर्ण को माना गया है। विप्राणाम ज्ञानतो ज्येष्ठम। और इनकी जो ज्येष्ठता है, इनकी जो श्रेष्ठता है वो इसलिए नहीं है कि ये ब्राह्मण है, इनकी श्रेष्ठता है ज्ञान के कारण। क्योंकि ब्राह्मण जो थे वो अध्ययन का अध्यापन का कार्य करते थे, यजन याजन का कार्य करते थे। तो इनमें ज्ञान का प्राधान्य था, बुद्धि की प्रधानता थी, और ज्ञान के कारण इनको चारों वर्णों में श्रेष्ठ कहा गया है। इसके अतिरिक्त अगर उत्पत्ति की बात करें पुरुष से, तो ब्राह्मणों अश्य मुखम आसीत। ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? पुरुष के मुख से हुई है। ये सत्वगुण प्रधान वर्ण है। इसमें जो वर्णों का क्रम है ये भी आप याद रखिए, सत्व, रज और तम। तो इसी प्रकार से आप इसको याद रखिए। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण की हत्या को महापातक माना गया है। मनुस्मृति में, महाभारत में, याज्ञवल्क्य स्मृति में इस विषय में बहुत सारा उल्लेख है कि ब्राह्मण को अवध्य माना गया है। ब्राह्मण की हत्या जिसने कर दी उसके लिए वो महापातक की श्रेणी में आता था। अगर ब्राह्मण कितना भी बड़ा अपराध कर दे लेकिन वो अवध्य होता था, उसको कभी भी प्राणदंड नहीं दिया जाता था। तो महाभारत में भी लिखा गया है, अवध्यः सर्वभूतानां ब्राह्मणो हि अनलोपमः। अब इनके लक्षणों की या कर्मों की बात करते हैं कि ब्राह्मण के लिए क्या कर्म निर्धारित थे, किस प्रकार के स्वभाव से युक्त ब्राह्मण होता था। तो गीता के अनुसार निम्न लक्षणों से युक्त ब्राह्मण होता है, शमो दमः तपः शोचम क्षांतिर आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम अस्ति वयम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्राह्मणों का किस प्रकार का स्वभाव होता है, क्या कर्म करते हैं वो? शम, दम, तप, शोच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान, ये सभी ब्राह्मण के स्वभाव होते हैं और इसी के अनुसार ब्राह्मण कर्म करते हैं। कर्मों के अनुसार ब्राह्मण की अब्राह्मणता भी हो जाती थी। जो व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न होकर वेदों को नहीं पढ़ता था और कहीं और कर्म करता था, तो वो अपने वंश के सहित अपनी द्विजता का नाश करके शूद्र हो जाता था। इस प्रकार का वर्णन भी प्राप्त होता है। यो अनधित्य द्विजो वेदम अन्यत्य कुरुते श्रमम। जो द्विज अनधित्य नहीं पढ़कर, अध्ययन नहीं करके, किसको? वेदम अनधित्य, वेदों को नहीं पढ़कर, अन्यत्र श्रमम कुरुते, कहीं और श्रम करता है, वो जीवनेव, वो जीता हुआ ही
सान वह शूद्रत्वम आशु गच्छति। ऐसा नहीं है कि केवल स्वयं ही शूद्रत्व को प्राप्त होता है, अपितु वो सपरिवार अपने वंश के सहित शूद्रत्व को प्राप्त होता है। तो इसलिए ब्राह्मणों के लिए यजन, पठन पाठन, वेदों का अध्ययन ये बिल्कुल अनिवार्य था। एक जाति ब्राह्मण का सिद्धांत भी देखने को आता है। तो जाति ब्राह्मण क्या होता है? ऐसा ब्राह्मण जो तप और वेदों से रहित हो, लेकिन केवल जन्म से ही जो ब्राह्मण हो वो जाति ब्राह्मण कहलाता है। जैसे इसके विषय में महाभाष्य में लिखा गया है, तपः श्रुतम च योनिश्च एतद् ब्राह्मणम कारकम तपः श्रुताभ्याम च यो हीनो जाति ब्राह्मण एव सः। कि जो तप और श्रुति से, तप और वेदों से रहित होता है वो केवल जाति ब्राह्मण होता है। अब ब्राह्मण के कर्मों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसके संबंध में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मनुस्मृति में ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं। अध्यापनम, अध्ययनम, यजनम, याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानाम अकल्पयत्। कौन कौन से 6 कर्म हैं? अध्ययन, अध्यापन, यजन, यज्ञ करना, और याजन, यज्ञ करवाना, दान, स्वयं दान देना, और प्रतिग्रह, प्रतिग्रह का तात्पर्य दान लेना। तो ये 6 कर्म ब्राह्मणों के हैं, अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान और प्रतिग्रह। अब बात करते हैं क्षत्रिय वर्ण के संबंध में। क्षत्रिय वर्ण की जो उत्पत्ति है वो पुरुष के भुजाओं से हुई है। तो बाहु राजन्यः कृतः, इसको आप याद रखिए। दूसरा, क्षतात किल त्रायते, जो नाश होने से बचाते हैं वो क्षत्रिय कहलाते हैं। अगर गुणों की बात करें तो क्षत्रिय में रजोगुण प्रधान होता है क्षत्रिय। इसमें जो गुणों का क्रम है वो होता है रज, सत्व और तम। तो इसके क्रम को आप याद रखिए। इसके संबंध में प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि क्षत्रिय में और वैश्य में दोनों में रज और तम गुण होते हैं, लेकिन इनमें ये जो क्रम है ये अलग होता है। तो इसके संबंध में प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इनका क्रम याद रखिए। पहले रज, सत्व और फिर तम। आपातकाल में जो क्षत्रिय था उसको वैश्य या शूद्र वृत्ति अपना लेने का छूट थी, वो अपना सकता था, लेकिन वो कभी भी ब्राह्मण वृत्ति अपना नहीं सकता था। मतलब कि अगर ऐसी कोई आपातकाल आ जाए कि क्षत्रिय का जीवन यापन ना हो सके, तो वो अपने जीवन यापन के लिए वैश्य का कार्य कर सकता था या शूद्र का कार्य कर सकता था, लेकिन वो ब्राह्मण का कार्य नहीं कर सकता था। इसके कर्म के विषय में बात करते हैं तो मनुस्मृति के अनुसार प्रजा की रक्षा करना, दान देना, इज्जा करना अर्थात यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयों में अप्रसक्ति, विषयों में अनासक्ति भाव रखना, ये क्षत्रिय के कर्म हैं। प्रजानाम रक्षणम, दानम, इज्जा, अध्ययनम एव च विषयेषु अप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। और गीता में इसके विषय में लिखा गया है, शौर्यम तेजो धृतिर दाक्ष्यम युद्धे च अपलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम। शौर्य, शूरता, तेजस्विता, धृति, धीरता, धैर्य, दाक्षम, दक्षता, युद्धे च अपलायनम और युद्ध में पलायन करने नहीं करने वाला, दानम दान देने वाला, और ईश्वर भावश्च ईश्वर भक्ति से युक्त, ये क्षत्रिय के कर्म होते हैं। इस प्रकार का क्षत्रिय को होना चाहिए। अब वैश्य वर्ण किस प्रकार का होता है, वैश्य वर्ण की क्या विशेषताएं हैं? तो इसके संबंध में सबसे पहली बात यह है कि वैश्यों की उत्पत्ति विराट पुरुष की जंघाओं से हुई है। उरु तदस्य यद वैश्यः, ये समाज के आर्थिक पक्ष को संभालने वाला है, सुदृढ़ बनाने का भार वहन करता है। इसमें रजोगुण प्रधान होता है और इसमें जो गुणों का क्रम है वो होता है रजस, तमस और सत्व। तो इसमें रज के बाद तम है, जबकि क्षत्रिय में रज के बाद सत्व है। तो ये क्रम आप इनका याद रखिए। इनके कर्म के विषय में बात करते हैं तो वैश्य जो था उसके प्रमुख कार्य थे कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य और कुशीद वृत्ति। कुशीद वृत्ति का तात्पर्य है ब्याज पर जो पैसा दिया जाता है ना, तो जो कार्य करते हैं ब्याज पर पैसा देने का, वो कहलाता है कुशीद वृत्ति। तो गीता में इनके कर्मों के विषय में लिखा गया है, कृषि, गौरक्षम, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि करना, गौ की रक्षा करना और व्यापार करना, ये वैश्य के
कर्म है। इसके अतिरिक्त याज्ञवल्क्य के स्मृति में कुसीद कृषि वाणिज्य पशुपाल्यम विषह स्मृतम, अर्थात वो ही 3-4 कार्य हैं वैश्य के, कृषि करना, गौरक्षा करना, व्यापार करना, पशुपालन करना और कुसीद वृत्ति करना। मनुस्मृति में इनके 6 कर्म बताए गए हैं। तो मनुस्मृति के अनुसार बहुत बार पूछ लिया जाता है, इसे भी आप याद रखिए। पशुनाम रक्षणम दानम इज्या अध्ययनमेव च वाणिक पथम कुशीदम च वैश्यस्य कृषिमेव च। क्या क्या कर्म है वैश्य के? पशु रक्षा करना, दान देना, इज्या करना अर्थात यज्ञ करवाना, अध्ययन करना, वाणिज्य व्यापार और कुसीद वृत्ति, ये 6 कर्म मनुस्मृति में वैश्य के बताए गए हैं। तो इन्हें भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। और चौथा और अंतिम वर्ण है शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण की जो उत्पत्ति है वो विराट पुरुष के पैरों से हुई है। ये तमोगुण प्रधान होता है और इसमें जो गुणों का क्रम है वो है तमस, सत्व और रजस। इसका जो प्रमुख कार्य है इस वर्ण का वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों की सेवा करना, परिचर्या च उत्तरेषाम। मनुस्मृति में भी कहा गया है एतेषाम एव वर्णानाम शुश्रूषाम अन असूयया, कि बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी असूया के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना ही शूद्र का कर्तव्य है, ये ही उनका कर्म है। याज्ञवल्क्य के स्मृति में भी लिखा गया है शूद्रस्य द्विज शुश्रूषा तया आजीवन वणिग भवेत शिल्पै वा विविधै जीवेत द्विजाति हितम आचरण, कि द्विजाति के हित का आचरण करते हुए शूद्र को द्विजाति जो हैं द्विज, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा करनी चाहिए। अगर उससे उसका जीवन यापन ना हो तो वो वणिक वृत्ति को अपना सकता है और विविध शिल्प के कार्य कर सकता है। कर्मों के आधार पर शूद्र ब्राह्मणत्व को भी प्राप्त कर सकता था, ये उल्लेख स्मृतियों में किया गया है। इसके अतिरिक्त महाभारत में ये भी कहा गया है कि जो शूद्र धैर्य, इंद्रिय विग्रह, सत्य पालन, क्रोध त्याग इत्यादि के द्वारा पूर्ण निष्ठा से अपने स्वामी की सेवा जिसने की है, जो कर चुका है इस प्रकार से, वो राजा की अनुमति लेकर विविध आश्रमों में भी प्रवेश कर सकता था, लेकिन संन्यास आश्रम में जाने का अनुमति शूद्रों को नहीं थी। इसके अतिरिक्त एक और प्रसिद्ध कथन स्मृतियों में प्राप्त होता है जिसके विषय में कई बार विवाद भी हो जाता है, लेकिन आप इस कथन को भी याद रखिए, दुश्शीलो अपि द्विजो पूज्यो न शूद्रो विजितेंद्रिय, कि जो दुशील हैं, दुष्चरित्र वाले द्विज हैं वो भी पूज्य हैं और विजितेंद्रिय शूद्र भी पूज्य नहीं है। तो हालांकि इस तरह के प्रश्न विवादास्पद होते हैं तो ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन फिर भी ये कथन स्मृति में लिखा हुआ है, ये आप याद रखिए। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने वर्णों के विषय में, उनके कर्मों के विषय में, उनकी उत्पत्ति के विषय में और जितने भी महत्वपूर्ण उनके संबंध में तथ्य हैं उनका अध्ययन कर लिया है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।